नमस्कार। मैं सीए आनंद बारपुते आज आपको कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या क्या सब्सिडी स्कीम्स है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज इंटीग्रेटेड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो स्कीम है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हम लोग पहले पढ़ेंगे। The objective of the scheme is to provide integrated cold chain preservation and value addition infrastructure facilities without any break from the farm gate to the consumer in order to reduce post harvest losses of horticulture and non horticulture agri produce. This will enable linking group of producer to processors and market through a well equipped supply chain and cold chain, thereby ensuring remunerative prices to farmers and year-round availability of food product to consumers. तो कोल्ड स्टोरेज का बेसिक पर्पस ही क्या होता है कि स्टोरेज जब तक वो प्रोसेसिंग के लिए चला जाए तब तक वो स्टोर होना चाहिए, या जब तक मार्केट में डिमांड उसकी नहीं आती है तब तक वो स्टोर करना है, और उसका एक कंटिन्यूस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देना है ताकि फार्म गेट से लेकर के प्रोड्यूसर के गेट तक एक कंटिन्यूस फ्लो बना रहे और नॉन स्टॉप प्रोडक्शन प्रोड्यूसर भी कर पाएंगे और फार्मर्स भी जब भी जैसे भी उसके पास फार्म प्रोड्यूस आता है तब उसको रखना इम्पॉसिबल होता है तो इमीडिएटली उसको निकाल के कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा दिन तक वो उसको रख पाता है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव ये स्कीम का है। इलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस, तो इलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन है ये एलिजिबल ये करने के लिए, तो जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि प्रोप्राइटरी फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, फिर एनजीओज है, कोऑपरेटिव्स है, पीएसयूज है, ये सभी लोग ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ स्कीम, यानी द स्कीम अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोजेक्ट प्लानिंग with special emphasis on creation of cold chain infrastructure at farm level. The scheme will have the following project components. A. Farm level infrastructure which may include processing centers situated in catchment area of targeted produce. This shall have one or more of the facilities mentioned in subpara 5.1a below. In addition, it may also have one or more of the facilities mentioned in subpara 5.1 above. तो ये एक बेसिक प्राइमरी सेंटर होता है जहाँ पे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैचमेंट एरिया का सब इकट्ठा किया जाता है और फिर वो कोल्ड स्टोरेज को पास ऑन किया जाता है। तो ये इंक्लूड होता है, यानी कंपोनेंट्स, यानी कौन से चीज़ है जिसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। तो उसमें फर्स्ट है कि ये प्रोसेसिंग सेंटर जो कैचमेंट एरिया से पहले वहाँ पे इकट्ठा माल किया जाएगा और वहाँ से फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन हब सेकंड है, बी है डिस्ट्रीब्यूशन हब। दिस शैल हैव अ मॉडर्न मल्टी प्रोडक्ट मल्टी टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज। इट मे ऑल्सो इंक्लूड one or more of the facilities mentioned in para 5 below depending upon the business plan of the project. एक डिस्ट्रीब्यूशन हब जो होता है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फिर सी होता है रेफ्रिजरेटेड वैन्स, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, इंसुलेटेड वैन, मोबाइल इंसुलेटेड टैंकर्स। तो फार्म प्रोड्यूस जो है वो ले जाने के लिए सिर्फ नॉर्मल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉर्मल जो टेम्पोज या कैरियर्स है, ट्रक्स है, वो उससे माल खराब हो सकता है और इसलिए रेफ्रिजरेटेड वैन अगर कोल्ड स्टोरेज लेता है तो उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलेगी। इरिडिक्शन फैसिलिटीज, टू अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम द एप्लीकेंट विल हैव टू सेट अप फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर एज मेंशन्ड इन ए अबव and any one of the both or the components from B and C above. तो जो ऊपर जो बताया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। कंसिडरिंग द फंक्शंस नेचर ऑफ फैसिलिटी, इरिडिक्शन कंपोनेंट्स will be treated as irradiation components will be treated as
ए स्टैंड अलोन फैसिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ अवेलिंग ग्रांट अंडर द स्कीम। तो ये जो कंपोनेंट्स है वो सभी इस जो बताए गए स्टैंड अलोन फैसिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ अवेलिंग ग्रांट, तो ग्रांट के लिए सभी इंटीग्रेटेड में इसका वर्कआउट होगा। एलिजिबिलिटी फैसिलिटीज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रांट, ये जो ग्रांट या सब्सिडी कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें एलिजिबल फैसिलिटीज कौन सी एलिजिबल फैसिलिटीज होगी। तो असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम कैन बी अवेल्ड फॉर क्रिएशन ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज। ए, इंटीग्रेटेड पार्क हाउस with mechanized sorting and grading, line packing, line waxing, line stand, cold rooms. B, ripening chambers. C, cold storage units associated with the value addition. ripening chambers यानी जहाँ पे मान लो पकता है तो उसको ripening, पकना इसको जो बोलते हैं, वो चेम्बर्स भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इंटीग्रेटेड पैक हाउस जहाँ पे पैकिंग होता है वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। फिर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स एसोसिएटेड विद वैल्यू एडिशन, तो कोल्ड स्टोरेज यूनिट यानी एक्चुअल जहाँ पे माल रखा जाएगा कोल्ड स्टोरेज में वो यूनिट्स। फिर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर CA जिसको बोलते हैं स्टोरेज एसोसिएटेड विद वैल्यू एडिशन, तो ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जो है उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलेगी। फ्रोजन स्टोरेज डीप फ्रीजर्स, तो डीप फ्रीजर्स जो होते हैं उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलेगी। IQF लाइन, टनल, फ्रीजर, स्पाइरल फ्रीजर, ब्लास्ट फ्रीजर, प्लेट फ्रीजर, तो जो फ्रीजिंग जो ब्लास्टिंग करते हैं यानी इमीडिएटली टेम्परेचर जो है -20-30 डिग्रीज तक लेके जाते हैं उसको ब्लास्ट फ्रीजर बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलेगी। वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग, ब्लास्ट फ्रीजिंग का एक उपयोग ये भी होता है कि इसमें बाद में बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फिर वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग, मिल्क चिलिंग, बल्क मिल्क कूलिंग, ऑटोमेटिक मिल्क collection unit, milk processing unit, including packing, for which temperature control is necessary during some part of the processing. Maximum 50 numbers of the milk chilling or bulk milk cooling or atmospheric milk collection unit to be assisted per project. तो ये भी मिल्क के चिलिंग यूनिट्स जो है ये भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। फिर पोल्ट्री मीट मरीन फिशरी प्रोसेसिंग यूनिट, वो अगर कुछ लेते हैं पोल्ट्री या मीट का कुछ प्रोसेसिंग, इनिशियल प्रोसेसिंग करना पड़ता है कट करके वगैरह, तो वो भी उसमें कवर हो जाएगा। फिर पैकिंग लाइन फॉर चिल्ड फ्रोजन टेम्परेचर कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स, फूड इरिडेशन यूनिट, रेफ्रिजरेटेड इंसुलेटेड ट्रांसपोर्ट, प्री कूलिंग यूनिट, मोबाइल प्री कूलर्स, retail refrigerated carts, temperature controlled solar powered retail carts, maximum 10 numbers to be assisted per project. Reefer boards, maximum 10 numbers to be assisted per project. Refrigerated containers including multi-model container unit. कंटेनर जो होते हैं बड़े बड़े रेफ्रिजरेटेड, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है जिसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। रिन्यूएबल अल्टरनेट एनर्जी टेक्नोलॉजीज, सोलर, बायोमास, विंड इट्सेट्रा फॉर द प्रोजेक्ट, मैक्सिमम परमिसिबल कॉस्ट इज ₹35 लाख एज पर MIDH नॉर्म। यानी हर एक प्रोजेक्ट में ये जो रिन्यूएबल अल्टरनेट एनर्जी टेक्नोलॉजी यूज करोगे आप, जैसे सोलर है, तो वो 35 लाख मैक्सिमम अलाउड होगी पर प्रोजेक्ट, उसके ऊपर सब्सिडी एलिजिबल होगी। एसोसिएटेड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज सच एज फिक्स्ड रैकिंग सिस्टम इन कोल्ड CA स्टोरेज, फोर्क लिफ्ट्स, रीच ट्रक्स, बिन्स, इंसुलेटेड फिश बॉक्सेस, पैलेट्स, डॉक्स, लेवलर्स, मैगजीनाइन फ्लोरिंग, ETP बॉयलर्स, CIP यूनिट, डेपोडर, पिलर्स, सीलर्स, डाइसर्स, ब्लीचर्स यानी धोने के लिए जो यूज करते हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग, ये तो आप जानते हैं कि सॉर्टिंग वगैरह करना पड़ता है, तो सॉर्टिंग ग्रेडिंग,
और जो भी कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं समझती है तो वो कोल्ड स्टोरेज के जो बेसिक प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे हम लोग ये चीज़ें समझ के ले सकते हैं। इन हाउस प्रोडक्ट टेस्टिंग लैबोरेटरी, इंजीनियर्स जो होते हैं उनको इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया होता है। इन हाउस प्रोडक्ट टेस्टिंग लैबोरेटरी, अगर प्रोडक्ट टेस्टिंग का लैबोरेटरी भी आप एस्टेब्लिश करते हो तो उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलेगा। एनी अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज मे बी डिसाइडेड बाय इंटरमिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमेटी IMAC। तो ये IMAC जो होती है ये एपेक्स कमेटी है, यानी इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी, ये इस सब्सिडी के बारे में डिसीजन लेती है। टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, ड्रेनेजेस, तो टॉयलेट, सेप्टिक टैंक और ड्रेनेज के ऊपर भी सब्सिडी मिलेगा। नोट, CA स्टोरेज should normally be located near production areas, otherwise detailed justification to be given in the DPR. Assistance for refrigerated insulated transport can be availed either at farm level infrastructure and or distributed hub depending upon the business plan of the project। यानी बिजनेस प्लान जैसा भी है उससे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट भी फ्लेक्सिबल थॉट प्रोसेस कर सकता है। स्टैंड अलोन फैसिलिटीज कंपोनेंट्स एक्सेप्ट इरिडेशन फैसिलिटीज विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम। यानी कोई स्टैंड अलोन लेता है, यानी आपने कोल्ड स्टोरेज तो बना लिया है, अगर उसके लिए कोई कोल्ड वैन आप लेते हैं तो उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ कोल्ड वैन ली तो उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो स्टैंड अलोन फैसिलिटीज, इसको बोलते हैं कि स्टैंड अलोन फैसिलिटीज कंपोनेंट एक्सेप्ट इरिडेशनल फैसिलिटी विल नॉट बी कंसिडर्ड। स्टैंड अलोन यानी सिर्फ उतना ही आपने लिया, सिर्फ कोल्ड वैन ही ली तो उसके ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। इरिडेक्शन फैसिलिटीज में ऑल्सो इंक्लूड कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग फैसिलिटीज, रेफर वैन्स एटसेट्रा for storage and transportation of raw material and finished products for efficient utilization of the facility. Both horticulture and non-horticulture produce are eligible for support under this scheme. अभी वेयर हाउस में आप बोलते होंगे कि भाई सिर्फ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस रखना क्या, तो ऐसा नहीं है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रख सकते हो आप वहाँ पे, जैसे कि चिली यानी मिर्ची होती, हरी मिर्च होती है, या फिर अलग अलग जो नॉन हॉर्टिकल्चर बहुत से प्रोडक्ट्स होते, एग्री प्रोडक्ट्स होते, वो रखने के लिए भी जो स्टोरेज यूज करते, कोल्ड स्टोरेज यूज करते, उसके ऊपर सब्सिडी आपको मिलेगी। इन एलिजिबल आइटम्स, अभी हम लोग ये देखते हैं कि इसमें इन एलिजिबल आइटम कौन से हैं। जैसे कि आप प्रोजेक्ट कोई भी बना रहे हो तो प्रोजेक्ट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके ऊपर सब्सिडी नहीं देती हो वो कम से कम हो, जितने रिक्वायर्ड है उतनी हो, क्योंकि उसके ऊपर सब्सिडी आपको मिलने वाली नहीं। तो उनसे ऐसे कौन से इन एलिजिबल यूनिट्स है, आइटम्स है जिसके ऊपर सब्सिडी मिलने वाली नहीं है, तो ये भी जान लेते, ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट प्लान बनाते हो तो ये जो कंपोनेंट्स है वो कम से कम होने चाहिए। तो वो है कंपाउंड वॉल। तो कंपाउंड वॉल के लिए जब वेयर हाउस बनाया और उसको बाहर से एक बढ़िया कंपाउंड वॉल आपने क्रिएट कर दिया, तो कंपाउंड वॉल के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। अप्रोच रोड, इंटरनल रोड्स, तो उसके लिए थोड़ा सा वेयर हाउस जाने के लिए जो अप्रोच रोड और इंटरनल रोड आप बनाते हो तो उसके ऊपर भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। कॉस्ट ऑफ लैंड एंड साइट डेवलपमेंट, आप जो लैंड लेने वाले हैं उसके ऊपर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो सब्सिडी किसके ऊपर मिल रही है? जो वेयर हाउस मेनली कंस्ट्रक्शन और उसके अंदर मशीनरीज जो यूज कर रहे हो उसके ऊपर मिलने वाली है। लैंड का कॉस्ट आप क्लेम करोगे तो उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिंग, एक बहुत बढ़िया वहाँ पे ऑफिस बना दोगे तो उसके ऊपर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। कैंटीन, अगर स्टाफ के लिए कैंटीन आप प्रोवाइड करते हो या जो भी आपके कस्टमर्स आने वाले, फार्मर्स आने वाले, उनके लिए एक बढ़िया 3 स्टार 2 स्टार होटल कैंटीन आप कर सकते हो, लेकिन सब्सिडी उसके ऊपर नहीं मिलेगी। लेबर रेस्ट रूम एंड क्वार्टर्स फॉर वर्कर्स, वर्कर के लिए आजकल क्वार्टर वहीं पे दिए तो 24 घंटे अपने को वर्कर्स अवेलेबल हो सकते, लेकिन आप बना सकते हो वर्कर क्वार्टर पर, वर्कर क्वार्टर के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड रूम और एनक्लोजर्स, सिक्योरिटी के लिए गार्ड रूम वगैरह जो बनाते हैं उसके ऊपर भी नहीं मिलेगी। कंसल्टेंसी फीस, टैक्सेस, अगर वो भी आप गवर्नमेंट से वसूलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मिलेगी।
या अदर नॉन टेक्निकल सिविल वर्क्स नॉट रिलेटेड टू कोल्ड चेन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कोल्ड चेन या कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई आपका नॉन टेक्निकल सिविल वर्क आता है तो उसके ऊपर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी. द फॉलोइंग आइटम्स will also not be considered eligible for calculating the grant for the project. The list only indicative and not exhaustive. तो और भी कई उन्होंने दिए हैं कि जो इन एलिजिबल कंपोनेंट्स है जिसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी. तो वो कौन से हैं? मार्जिन मनी, वर्किंग कैपिटल एंड कॉन्टिजेंसीज, फ्यूल, कंज्यूमेबल्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स other than the reefer trucks, vans, refrigerated carrier, insulated wax, milk tankers. यानी जो कोल्ड स्टोरेज नहीं, ऐसे कुछ आपने ट्रक्स वगैरह ले लिए या ट्रॉलीज ले लिए तो उसके ऊपर आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी. प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, तो इसके ऊपर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी. सेकंड हैंड ओल्ड मशीनरीज, तो दूसरी कहाँ से उठा के लाओगे और वहाँ पे रख दोगे मशीन्स, तो उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी. ऑल टाइप्स ऑफ सर्विस चार्ज, कैरेज एंड फ्रेट चार्जेस एट्सेट्रा. एक्सपेंडिचर ऑन पेंटिंग ऑफ मशीनरीज, मशीनरी को पेंट किया और क्लेम किया सब्सिडी तो नहीं मिलेगा. एसी डक्टिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स एंड एलाइड ऑफिस आइटम, ऑफिस में जो आप छोटा मोटा कंप्यूटर वगैरह लेते हो तो उसके ऊपर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी. क्लोज्ड सर्किट टीवी कैमराज एंड सिक्योरिटी सिस्टम रिलेटेड टू इक्विपमेंट. अभी कोई भी वेयर हाउस में आजकल क्लोज सर्किट टीवी कैमराज तो ये होते हैं, लेकिन उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलती. मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट ने फिलहाल तो इसके ऊपर सब्सिडी ना देने का फैसला किया है. कंसल्टेंसी फीस, टैक्सेस एट्सेट्रा, इसके ऊपर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी. स्टेशनरी आइटम, प्लांट एंड मशीनरी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी सब्सिडी नहीं मिलेगी. फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ये भी ज़रूरी होते पर उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी. फ्लाई कैचेस, हैंड वॉशर, लॉन्ड्री एट्सेट्रा, इसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी. रिकंडीशनड एंड रिफर्बिश्ड प्लांट एंड मशीनरी, रिफर्बिश्ड यानी जो प्लांट एंड मशीनरी तो पुरानी होती है लेकिन उसको जरा कवर पेंटिंग डेंटिंग करके जरा नया फॉर्म में लाते हैं तो उसको रिफर्बिश्ड मशीनरी बोलते हैं, उसके ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी. जो रियल टर्म्स में नई मशीनरी ला रहे हो आप उसके ऊपर ही आपको सब्सिडी मिलेगी. तो द इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमिटी IMAC will be the final authority to decide on the admissibility of the grant and eligibility or otherwise of the items for this purpose. तो इसके अलावा कोई आइटम निकलता है जो एलिजिबल लिस्ट में नहीं है, नॉन एलिजिबल लिस्ट में भी नहीं है, तो IMAC उसके ऊपर डिसीजन लेगी. IMAC मिनिस्ट्रियल कमेटी होती है तो वो इसके ऊपर डिसीजन लेगी. पैटर्न ऑफ असिस्टेंस, अभी इम्पोर्टेंट सवाल है कि कोल्ड स्टोरेज तो हम लोग लगा देंगे लेकिन हमको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी कितनी. तो ये मिलेगी कितनी का जो सवाल है वो होता है पैटर्न ऑफ असिस्टेंस. द स्कीम विल हैव टू टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस. ए, द स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पार्क हाउस एंड प्री कूलिंग यूनिट, ripening chambers and transport infrastructure grant in aid at the rate of 35% for general areas and 50% for north east state, Himachal states, islands, ITDP areas, and the total cost of plant and machinery and technical civil works will be provided. तो ये जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पैक हाउस, पैकिंग जहाँ पे करते हैं या प्री कूलिंग करते हैं, कूलिंग से पहले एक बार प्री कूलिंग करते हैं, या राइपनिंग चेम्बर्स होते, ये सबको जो है वो 35% मिलेगी जनरल एरियाज में, और स्पेशल जो एरियाज है वहाँ पे 50% सब्सिडी मिलेगी. बी, फॉर वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फ्रोजन स्टोरेज, डीप फ्रीजर associated and integral to the processing, grant in aid at the rate of 50% for general areas and 75% for northeastern states, Himalayan states, islands, ITDP areas will be provided. तो जो वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फ्रोजन स्टोरेज, डीप फ्रीजर्स एसोसिएटेड एंड इंटीग्रेटेड टू प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग को इनेबल करने वाले जो डीप फ्रीजर्स है उसके लिए जो है इन जो सब्सिडी है वो जनरल एरियाज में 50% मिलेगी, स्पेशल एरियाज में 75% मिलेगी.
For the irradiation facilities, IRRADIATION, irradiation facilities, grant in aid will be provided at the rate of 50% for the general areas and 75% for non-east states, Himalayan states and islands and ITDP areas. तो इस ढंग से सब्सिडी होगी। तो 35% तो तय है, फिर कुछ केसेस में 50%, स्पेशल केसेस में 50 मिल सकती है, और जो प्रोसेसिंग के लिए इनेबल करने वाले डीप फ्रीजर्स है उसके ऊपर 50% जनरल एरियाज में और स्पेशल एरियाज में 75% सब्सिडी मिलेगी। इसमें नोट दी गई है, मैक्सिमम ग्रांट इन एड वुड बी ₹10 करोड़ पर प्रोजेक्ट। यानी कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन का जो भी फैसिलिटी आप लगाओगे उसमें पर प्रोजेक्ट कितना सब्सिडी मिलेगा, तो मैक्सिमम पर यूनिट पर प्रोजेक्ट 10 करोड़ मिलेगा। The grant will be provided only in respect of technical civil works and eligible plant and machinery. Cost norm of Mission for Integrated Development of Horticulture issued by Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare will be followed whenever available. For facilities not covered under MIDH guidelines, कॉस्ट नॉर्म्स एज डिटरमाइंड बाय द मिनिस्ट्री विल बी फॉलोड। तो मिनिस्ट्री जो कॉस्ट नॉर्म इशू करती है टाइम टू टाइम, वो कॉस्ट नॉर्म फॉलो की जाएगी। द SC और ST प्रमोटर्स एज द केस में बी द होल्डिंग 100% स्टेक इन द implementing agencies firm will be treated as ST/SC proposals and will be treated at par with NE states, मैंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, for the purpose of extending benefits under the scheme. For any change in the constitution composition of such proposal, prior permission of the ministry shall be required. यानी जो SC या ST प्रमोटर्स है उनके लिए ये सब्सिडी कैसी रहेगी, जैसे स्पेशल स्टेट होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जम्मू कश्मीर ये एरिया है, उसके लिए ज़्यादा सब्सिडी है, 50% है या 75% है कुछ आइटम्स के लिए, तो वो SC ST को वो फैसिलिटीज दी जाएगी। लेकिन दो कंडीशन है, एक तो 100% स्टेक इन्वॉल्व शुड बी ऑफ ए SC ST, यानी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो पूरे की पूरे शेयर्स किसके पास चाहिए, SC ST एंटरप्रेन्योर्स के पास चाहिए। और दूसरी कंडीशन है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपोजिशन अगर बदलना है ओनरशिप का, तो प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का जरूरी है। यानी प्रायर परमिशन क्या, गवर्नमेंट परमिशन देने वाला ही नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द प्रपोजल्स हैव टू मीट द फॉलोइंग बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर द स्कीम। क्या क्या एलिजिबल बेसिक क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना है। The net worth of the applicant should be at least 1.5 times of the grant applied for. The net worth will be calculated. तो जो एंटिटी जो ये अप्लाई कर रही है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए, तो उसका नेट वर्थ जो प्रपोज्ड सब्सिडी है, प्रपोज सब्सिडी अपना कितना है, 10 करोड़ है, समझो अपने को 10 करोड़ का सब्सिडी मांगना है गवर्नमेंट से, यानी अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10 करोड़ 35% है, यानी अपना प्रोजेक्ट साइज जो है 30 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो ये जो 10 करोड़ अपने को सब्सिडी लेना है, तो आपका नेटवर्थ 15 करोड़ से ज़्यादा चाहिए, यानी आपका घर और आपका बाकी सारा एसेट्स मिला के जो वैल्यू है वो 15 करोड़ से ज़्यादा चाहिए। यानी अगर आपका प्रोजेक्ट फेल होता है या कुछ गवर्नमेंट ने जो तय किए हैं नॉर्म्स वो फॉलो नहीं करती है, और गवर्नमेंट को अगर आपसे रिकवर करने हैं ये 10 करोड़ वापस, बिकॉज आपने नहीं फॉलो किए उनके नॉर्म्स, तो आपका नेटवर्थ जो है, यानी आपकी टोटल बिल्डिंग और उसकी जो कॉस्ट है वो 15 करोड़ से ज़्यादा चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसके बाद भी अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको कंसल्टेशन लगेगा, किसके करना है, स्टेप्स क्या रहेंगी, बैंक लोन पहले लेना है, अप्रेजल लेटर पहले लेना है, सैंक्शन लेटर पहले लेना है, कि सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन पहले करना है। तो एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस से अपने को जाना पड़ता है, तभी वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसका डिटेल गाइडलाइंस आपको अगर चाहिए तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का फ़ोन नंबर है 90281930000। मैं रिपीट करता हूँ 90281930000। या आप लॉग ऑन हो सकते हैं barpute.com पे, हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं barpute consultancy
@gmail.com पे और डिटेल कंसल्टेशन ले सकते या फ़ोन करके हमसे मिलने भी आ सकते। आपने अच्छा पेशेंटली सुन लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।